बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम व्यूअर्स और अब आपके लिए एक बहुत अहम खबर है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एम्बेसडर दीपक वोरा है, मेजर जनरल वीके दत्ता, कर्नल शैलेंद्र सिंह, एयर कमोडोर एस बैल। और अब खबर भारतीयों की, मतलब ईरान से जो भारतीय वापस लौट रहे हैं उनकी। और हिंदुस्तान ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम वो डिप्लोमेटिक ताकत रखते हैं, जज्बा रखते हैं कि कहीं से भी अगर कोई हमारा मुल्क का बाशिंदा अगर कहीं मुसीबत में हो, किसी भी कोने में दुनिया की, हम उसको वापस सुरक्षित लेकर के आएंगे। ईरान इजरायल के युद्ध के बीच भारतीयों की घर वापसी के लिए ईरान ने जंग के बीच अपना एयर स्पेस भारत के लिए खोला। यह पहली बड़ी बात। पूरे ईरान के अंदर एयर स्पेस बंद है, कोई जहाज नहीं उड़ रहे। वहां पर इजरायल के हवाई जहाज, फाइटर जेट आकर के बम गिरा रहे हैं, लेकिन ईरान ने हमारे लिए अपना एयर स्पेस खोला और अपनी एयरलाइन भी दी हमें। ईरान ने अपनी महान एयरलाइंस का जहाज भी भारत को दिया। और इस दौरान जब भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहा था तो हमने इजरायल से भी बात की और इजरायल ने भी उस इलाके में, उस क्षेत्र में हमले रोक दिए। अगर इसे हम कहें कि भारत की कूटनीति ने एक बार फिर से जंग रुकवा दी, तो कई लोग फिर इसका मजाक उड़ाएंगे। इस सरकार के जो खासकर जो आलोचक हैं, जैसे ही रूस यूक्रेन के बीच हुआ था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो आए थे, तो वहां भी ऐसे ही भीषण युद्ध चल रहा था, लेकिन वहां भी सकुशल रास्ता दिया गया। और जिस रास्ते से उनको बाहर निकाला जा रहा था यूक्रेन से, उस वक्त रशिया ने भी उस इलाके में बॉम्बिंग नहीं की। वहां कुछ घंटों के लिए वो वहां पर बमबारी रोकी गई थी और यहां पर भी इजरायल ने ऐसा ही किया है। लेकिन आप खुद क्या ईरान और इजरायल दोनों देशों की सहमति के बिना यह मुमकिन करके दिखा सकते हैं? दुनिया जानती है कि भारत के संबंध ईरान और इजरायल दोनों से बहुत अच्छे हैं और उसकी इसीलिए भारत को यह कूटनीतिक कामयाबी हासिल हुई है। इससे पहले आपको यह भी मालूम है, हमने आपको प्रोग्राम में बताया था कि ईरान के उत्तर में आर्मेनिया है, वहां से पहला लॉट जो था 110 बच्चों का करीब, वो भारत आया था। उसके बाद ये फ्लाइट आ रही है मशहद से, शायद ईरान के, वहां से ये महान एयरलाइंस की एक फ्लाइट आ चुकी है। एक फ्लाइट यहीं से और आएगी और एक फ्लाइट शायद अजरबैजान से जो है वो भारत आने वाली है। जॉर्डन से फ्रॉम इजराइल, वो इजराइल में जो हमारे भारतीय हैं जी। तो ये इस तरीके से भारत अपने लोगों को वापस लेकर के आ रहा है। और भारत ने शनिवार को यह भी घोषणा की कि हम अपने दो पड़ोसी देशों के औपचारिक अनुरोधों के बाद ईरान से उनके लोगों को भी बाहर निकालेंगे। ये है श्रीलंका और नेपाल। इन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट की कि आप अपने नागरिकों के साथ साथ हमारे नागरिकों को भी वहां से लेकर के आइए। तो जो ईरान, हमारी एम्बेसी ईरान में है, उसने एक मैसेज जारी किया है कि जो भी श्रीलंका या नेपाल के लोग इजरायल में हों वो हमें कांटेक्ट करें। नंबर्स जारी किए गए हैं। तो युद्ध क्षेत्र से लोगों को निकालना कितना मुश्किल काम होता है, ये आपको मैसेज साहब बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। मैं इन्वॉल्व रहा हूँ साउथ सुडान से जब हम लाते हैं। ये इतना आसान नहीं होता कि आपने अपना जहाज़ भेजिए जहाँ पर सिचुएशन फ्रैजाइल है और फिर आपके लोग बैठ के उसके अंदर, पहले तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि हमारा जहाज़ इतने टाइम से इतने टाइम पर यहाँ रहेगा, जो जाना चाहते हैं हमारी एम्बेसी में रजिस्टर करें। अच्छा, पूरा प्रोसेस होता है। हम वेरिफिकेशन करते हैं, फिर लोकल सरकार को कहते हैं कि भाई हमें फैसिलिटीज़ दो, तंग मत करना, हमारे लोग आ रहे हैं, ये मत कहना वीज़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उन लोगों को बिठा के एयर कॉरिडोर दिया जाता है जहाँ सेफ्टी हो, चले जाते हैं। सबसे बड़ा इसका हुआ था सर येमेन में कुछ साल पहले, जब डॉक्टर सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री थी। तो उस समय सऊदी अरेबिया और यूएई धड़ाधड़ बॉम्ब फेंक रहे थे येमन पर और हम अपने लोगों को वहां से बाहर निकालना चाहते थे। 40 देशों के नागरिकों को भी हम साथ में लाए थे नेवी के थ्रू। उस समय हमारे जनरल वीके सिंह, फॉर्मर चीफ और फॉर्मर मिनिस्टर, वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। क्या किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? सऊदी अरेबिया के राजा से बात की और बोला कि 7 घंटे के लिए आप बॉम्बिंग रोक दीजिए, हम अपने लोगों को बाहर लाएंगे। एंड आई एम ओनली कोटिंग डॉक्टर सुषमा स्वराज, लेट डॉक्टर सुषमा स्वराज, आउटस्टैंडिंग फॉरेन मिनिस्टर। वो बोली कि सऊदी अरेबिया ने जवाब दिया कि हम 7 घंटे के लिए नहीं करेंगे, 7 दिन 1-1 घंटे के लिए बंद कर देंगे बॉम्बिंग, जो किया गया और हमारे लोग वहां से हम बाहर लाए। बाकी एम्बेसीज ने, सर दिस इज वर्थ लिसनिंग टू, बाकी एम्बेसीज ने ट्वीट किया अपने नागरिकों को कि अगर येमेन से बाहर निकलना चाहते हो तो भारतीय दूतावास के साथ संपर्क करिए। तो हम सबको वहां से लेके आए जो आना चाहता था। कई हजार लोग अपनी जान, उनकी जान बची बिकॉज ऑफ भारत। तो अब जो हमने किया, आपने अभी जिक्र किया सर कि ईरान से जो लोग निकाल रहे हैं, आपको इतना भी बता देता हूं कि ये जो मैकडोनल्ड ट्रंप है ना, ये क्या बोलता है कि मैं तो दोनों का दोस्त हूं, इक्वी डिस्टेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। टाइगर, तेरे से पहले जो बुजुर्ग था ना, बुढ़ा जो पागल है थोड़ा सा, क्या नाम था उसका, बाइडन, उसने क्या बोला था हमको कि रूस के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दो। और अगर हमने खत्म कर दी होती तो आज क्या होता सर?
कि हम ला पाते अपने लोगों को? और आपने ये भी कहा था ईरान के साथ दोस्ती खत्म कर दो, हमने नहीं की। आपने अपने आप तो कहते हो मैं दोनों का दोस्त हूं, लेकिन मुझे यह मौका नहीं दिया कि मैं अमेरिका और रूस दोनों का दोस्त बनूं, इजराइल का दोस्त बनूं और ईरान का बनूं। घर वापस लौटने की खुशी देखिए आप चेहरों पर। ये वाला वीडियो दोबारा चलाइएगा। ये जो बच्ची सामने दिख रही है, वहां पढ़ती होगी शायद, ये वापस आई और इसने पहले जमीन चूमी देखिए भारत वो भी आप देखिए, उसके बाद नारे लगे हैं भारत माता की जय यहाँ पहुंचने के बाद। ये भारत के पास ये ताकत है, थैंक्स टू आवर, ये देखिए वो देखिए थैंक्स टू आवर आर्मी एंड टू आवर एयरफोर्स एंड टू आवर नेवी। ये ताकत मेरे पास है। ये सब मां जाती है अपने बच्चों को वापस लाने। सही बात। मां जाती है जहां पे बच्चों को तकलीफ होती है, भारत मां वहां पहुंच जाती है। ये पूरी दुनिया को अमेरिकन नहीं कर पाएंगे। अगर उनके कोई नागरिक वहां बैठे, वो तो कहेंगे, वो एडवाइस देंगे भाई छोड़ के भाग जाओ, छोड़ के। एक जगह से हम अमेरिकियों को भी लेके आए थे, यमन से हम लोग लेके आए, और कोई नहीं गया, जर्मन नहीं गया, अमेरिका नहीं गया, रशिया नहीं गया, ओनली भारत वाज अलाउड टू गो। सर, ये आपकी कूटनीति की सफलता है। जरा आवाज दीजिएगा इन तस्वीरों की, दोबारा प्ले कीजिएगा एक बार और फिर जरा सुना दीजिए। ये लोग वापस जब लौटे, हाथ में झंडा है, तिरंगा। Thank you so much. Thank you so much. रो रही है। Thank you so much. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। खुशी देखिए उसके चेहरे पर, रो रही थी वो। देखिए जरा, जमीन चूमी, हिंदुस्तान वापस आ गई हैं अपनी माँ की गोद में। और देखिए ये कश्मीर से हैं, ज्यादातर लोग 90% कश्मीर से हैं, और पाकिस्तान कहता है हम कश्मीर का ख्याल नहीं रखते, पाकिस्तान कुछ और बातें करता है कश्मीर की। ये देखिए कश्मीरी क्या बोल रहे हैं, इनमें से ज्यादातर जो कश्मीरी है, क्योंकि सर इनको स्कॉलरशिप्स मिलती थी टू गो एंड स्टडी इन ईरान। लेकिन बहुत बड़ी बात है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम फॉलो करते हैं, यानी कि जो देश के लिए सर्वोपम है, जो देश हित में होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम एक देश को फॉलो नहीं करते। आप जो भी बात कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कश्मीरी हैं इनमें ज्यादातर, और वो पाकिस्तान के क्या प्रोपेगेंडा होता है, लौटते वतन को अपने जमीन चूम रही हैं, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे खुद खुशी में उन्होंने लगाए। ये तस्वीर तो देख के मजा आ गया सर। एक बार और दिखाइए वही तस्वीर, पूरे आवाज के साथ सुनाइए। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा भारत महान है। जय हिंद। हिंदुस्तान महान है, जय हिंद के नारे। अच्छा, मैं आप ये इनमें एक पहला लॉट आर्मीनिया से आया था, दूसरा ये जो आए ये मशहद से आए हैं, ईरान से फ्लाइट सीधे ईरान की फ्लाइट लेकर के, और अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में है, वहां से भी एक जहाज जो है वो आज पहुंचेगा। हाँ सौरभ, आपको अगर याद हो, जब यूक्रेन से हम अपने स्टूडेंट्स को निकाल रहे थे, उस समय पाकिस्तान के स्टूडेंट भी हिंदुस्तान का झंडा लेके हमारे स्टूडेंट्स के साथ में उनको हमने इवैक्यूएट किया सेफली। पाकिस्तान ने नहीं किया उनको। ये शायद पाकिस्तानियों को याद ना हो, मैं उनको याद दिला दूं, भारत वो देश है। बाद में उन्होंने जहाज भेजा था, वो बाद की बात होती है। वो तो पहले तो खबर थी कि वो भी साथ में लग के आ गए थे। जब सब निकल गए और वो झंडा हिंदुस्तान का लेके आए। नहीं, मैं जहाज भेज के क्या अरे कितना मुश्किल काम है सर, लड़ाई चल रही है, एयर स्पेस खोला उन्होंने, उसके लिए अपना जहाज दिया, इसके लिए किसके पीछे कितना एफर्ट लगा होगा भारत का। अगर आप सबसे बड़ी मुश्किल बात इस सारे में देखें, बाकी सारा काम फौज ने और जिसने भी करना है वो बड़ी आसानी से कर देता है, हमारे लिए ड्रिल है। सबसे बड़ी बात है कि क्या आपके पास ये पॉलिटिकल विल है या नहीं, क्या आप करोगे या नहीं करोगे। दूसरी बात, आपके उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं भी हैं अगर 2 मिनट के लिए, तो भी क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप उसको अप्रोच करेंगे और वहां से बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है यूक्रेन वाले केस में सब कुछ इतना आसान था? इट वॉज नॉट दैट ईजी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इवन यमन का, बिकॉज आई वॉज विद जनरल वीके सिंह, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूं, यमन वाले में जनरल वीके सिंह वहां जहाज के ऊपर उतने दिन डिप्लॉयड थे जब लोगों को लाया जा रहा था। ये जो इवन यूक्रेन के टाइम में 3-4 जगहों पर हर जगह हमारा मिनिस्टर कोऑर्डिनेट कर रहा था। मैं इसलिए सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार की लिप सर्विस कर रहा हूं या किसी पार्टी की, लेकिन ये सिर्फ एक इंडियन गवर्नमेंट थी जो ये पॉसिबल कर पाई। पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले ले, किसका, मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये सब हमारे लिए रूटीन हो गया है। अब प्रॉब्लम किसको है मुझे ये बताइए। उनको है जो नहीं कर पाते ना, तो बस
जो नहीं कर पाते उनको प्रॉब्लम है। और यहाँ जो कर नहीं पाए, अच्छा, ये इंडियन डिप्लोमेसी की जीत है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल सही है। ताली बजाओ ना मेरे लिए। हाँ, डिप्लोमेसी, एक डिप्लोमेट है यहाँ पर। कभी तो मौका मिला इनको ताली। आपने ट्रंप वाला काम किया है अभी, लेकिन ट्रंप अपने लिए नोबेल मांग रहा है, आप ताली के लिए रेकमेंड करिए प्लीज। आपने पूछा प्रॉब्लम किसको, मैंने आपसे कहा क्या इंडियन डिप्लोमेसी की जीत है, आप सबने कहा हाँ। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं, पार्टी की। आपको पॉलिटिक्स में नहीं घसीटूंगा, डोंट वरी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इंडियन डिप्लोमेसी अपने मूल्यों से हट गई है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की, यहां भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हिंदू अखबार में एक आर्टिकल में लिखा है कि इजरायल खुद एक परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार वो ना बना पाए, इसलिए उसको टारगेट कर रहा है। यह इजरायल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी हमें परेशान करती है। मतलब वो चाहती हैं कि भारत को खुलकर इजरायल की निंदा करनी चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए। फिर उन्होंने फिलिस्तीन और गाजा की बात की। उन्होंने कहा गाजा में जो तबाही हुई है और ईरान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसे लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी भी देर नहीं हो गई है। आर्टिकल वो पूरा अंग्रेजी में है, लेकिन उसमें उन्होंने अंत में एक निष्कर्ष में इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में जो कहा है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एम्बेसडर साहब उस पर आपको ज्यादा फिर आगे बता पाएंगे। वो लिखते हैं, सर, इन द फेस ऑफ दिस ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ऑल बट अबैंडन्ड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट टू अ पीसफुल टू स्टेट सोल्यूशन। ये कह रही है गाजा पे आपने टू स्टेट सोल्यूशन को छोड़ दिया। वन दैट एनविजन्स अ सोवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन लिविंग साइड बाय साइड विद इजराइल इन म्यूचुअल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। लेख था वैसे ईरान पर, उन्होंने बात ज्यादा गाजा की है। ये इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली साइलेंस ऑन डेवास्टेशन इन गाजा एंड नाउ द अनप्रोवोक्ड एस्केलेशन अगेंस्ट ईरान रिफ्लेक्ट्स अ डिस्टर्बिंग डिपार्चर फ्रॉम आवर मॉरल एंड डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस। हमने अपने मूल्य खो दिए हैं, उनका ये कहना है। दिस रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट लॉस ऑफ वॉइस बट ऑल्सो अ सरेंडर ऑफ वैल्यूज बाय इंडिया। अब इसमें सर मैं कुछ नहीं कहूंगा। इन्होंने जो अपना इनके विचार थे वो व्यक्त उन्होंने प्रकट किए हैं, उन्होंने बताया है आपके सामने, दुनिया के सामने। लेकिन सर मोरालिटी कहाँ जाती है डिप्लोमेसी में? कोई देश है जो मोरालिटी में? हम लोग कौन होते हैं कहने के लिए कि हमने अपनी वैल्यूज़ खो दी हैं? हम लाए हैं कि नहीं बचा के अपने नागरिकों को? लाए हैं कि नहीं लाए हैं सर? लाए हैं ना, हम लोग हर जगह से लेके आए हैं। अगर हम मोरालिटी पे खड़े होते, पहले युद्ध बंद करो फिर मैं जाऊंगा एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर टू स्टेट पॉलिसी जो गाजा की है वो कौन इंप्लीमेंट करेगा सर? वो तो इजराइल इंप्लीमेंट करेगा ना, जो वहां पे है। वो नहीं चाहता है, इट्स डेड, वो कहता है खत्म हो गई है, आगे चल के देखते हैं कौन उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है। सो माय ओन फीलिंग इज इस तरह की आलोचना आप पॉलिटिकल रीजंस के लिए जो मर्जी करिए, बट मोरालिटी जो पुराने विचार हमारे थे, ये 1947 की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, 50 की नहीं है, 60 की नहीं है। बदलते जाते हैं हालात और उसके साथ आपकी पॉलिसी जो है डायनामिक होती है, वो भी बदलती जाती है। आप जानते हैं कि एक टाइम में चाइना के साथ कितना भाई भाईपन होता था, वो सब खत्म हो गया ना सर। आपने ये भी देखा श्रीलंका के साथ बीच में जब चाइना उगड़, अरे बहुत खराब हो गया, श्रीलंका को खा गया, अब फिर हमारे पास वापस आ गए। सो थिंग्स कीप चेंजिंग, थिंग्स कीप इवॉल्विंग। फॉरेन पॉलिसी में एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए सर। द फर्स्ट थिंग इन फॉरेन पॉलिसी इज फ्लेक्सिबिलिटी, और प्रिंसिपल्स को आप अलग रखिए, लॉकर में बंद करिए, वही करिए जो देश के हित में होता है। ठीक, आप कुछ कह रहे थे? एम्बेसडर सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अरे तौबा, तो क्या जवाब देना लाजमी है? क्या आप कंडोन करते हैं 55,000 के करीब जो पैलेस्टीनियन को मारा गया है, जिसमें से 70% महिलाएं या बच्चे थे? या क्या आप कंडोन करते हैं कि 20 लाख लोगों को भुखमरी की कंडीशन में रखा जा रहा है? क्या आप कंडोन करते हैं कि जो एड लेने जाते हैं 60 से 70 लोग रोज मारे जा रहे हैं स्प्रेइंग ऑफ बुलेट्स? क्या आप उसको कंडोन करते हैं? क्या आप कंडोन करते हैं कि हमास हमला करता है और 1200 इनोसेंट इजरायलीज के साथ बलात्कार होता है, बच्चों को मार दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है? आप कंडोन करते हैं? वो चीज तो मैं बिल्कुल कंडोन नहीं करता, पर क्या अगर एक जनरल साहब जवाब देंगे, क्या अगर वो एक राक्षसी बिहेवियर करता है तो क्या आप भी राक्षस बन जाएंगे क्या? अभी देखिए, ऐसा है कि टू नेशन थ्योरी भारत बिल्कुल सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में। पैलेस्टीनियन और इजरायली रह रहे थे, जो भी उनका अरेंजमेंट था। गाजा में हमास, वेस्ट बैंक में उनके जो दूसरी पार्टी है उनका रूल चल रहा था। गाजा से रोज लोग नौकरी करने इजराइल के अंदर आते थे, मेनलैंड के अंदर, और रोज नौकरी करके वापस जाते थे। खुशहाली थी, पूरे इंटरनेशनल इनको फंडिंग हो रही थी। और एक अगर आप देखें,
ये गाजा में लड़ाई से पहले की फोटो देखें, बिल्कुल साफ सुथरा देश। अरे बड़ा खूबसूरत लगता था, बीच समंदर के किनारे तस्वीरें बहुत खूबसूरत था सर, मैं तो गया हूं। अब 7 अक्टूबर को किसका दिमाग खराब हुआ, किसने हमला किया, और बहुत घनौना हमला, इतना घनौना टेररिस्ट अटैक कि अगर मैंने रॉ फुटेज देखी है, अगर आपने रॉ फुटेज देखी हो तो मैं बोलूंगा कि मार दो इनको, खत्म कर दो। इजराइल ने उसका बदला लिया, हमास को खत्म करना था, बीच में कोलैटरल डैमेज हुआ, मैं उसके ऊपर कमेंट्री करूंगा। शुरू किसने किया? हमास ने शुरू किया, पैलेस्टीनियन ने शुरू किया, ईरान ने उसको बैकअप किया। मैं फिर ये सोनिया गांधी जी के आर्टिकल पर आता हूं। यहाँ कोई नेता नहीं है, नहीं तो वो इस पर पॉलिटिकल जवाब आपको देता। बीजेपी का हमेशा से ये कहना रहा है, जब इससे पहले भी इन्होंने एक बार आर्टिकल लिखा था पैलेस्टाइन की सपोर्ट में। प्रियंका गांधी कई बार पैलेस्टाइन की बात कर चुकी हैं, आज इन्होंने ईरान की भी बात की है। इनके ऊपर आरोप ये लगाती है भारतीय जनता पार्टी की ये सब कुछ ये भारत में मुसलमानों को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि मुस्लिम इनका वोट बैंक है, इसीलिए उनके लिए ये दर्द दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी। वरना दर्द रूस और यूक्रेन की लड़ाई में क्यों नहीं दिखाई दिया? यूक्रेन पर कौन सा आर्टिकल लिखा कांग्रेस पार्टी ने? वहां बेगुनाह लोग नहीं मारे गए। अग्रेसर मानते हैं ना आप रशिया को, उसके लिए तो कभी मांग नहीं किया आपने कि आप रशिया का साथ छोड़िए और बोलिए खुलकर कि पुतिन ने गलत किया है। ये मांग केवल गाजा में और ईरान में क्यों होती है? चलिए इसको एनालाइज कर लीजिए आप मेरे तरफ से। जो भी जिसने कहा मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे वो पार्टी नहीं चाहिए, मेरे देश के तौर पर कौन सा ऐसा मूल्य है जिसका मैंने उल्लंघन किया है? कौन सी ऐसी ह्यूमैनिटेरियन मूल्य है हमारे कैरेक्टर में जिसका हमने उल्लंघन किया हो? वो बताइए आप मुझे, कोई एक बता दीजिए। ये बोलना बड़ा आसान होता है कि जी मूल्यों का, कैरेक्टर का पता नहीं किस। अरे भाई साहब, देश से बड़ा कैरेक्टर क्या, देश से बड़ा मूल्य क्या? और मैं कह रहा हूं आप 2 सेकंड के लिए, अगर आप इतने ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा वो राष्ट्रवादी हैं, आप क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था ना एक डेलीगेशन लेकर इजराइल, आपको जाना चाहिए था ना एक डेलीगेशन लेकर हमास, कि भाई साहब रोकिए, ये तरीका नहीं है, ये 7 तारीख वाला काम आपने ठीक नहीं किया है। आप क्यों नहीं जाते हैं? ये बढ़िया है, हर ब्लेम लेकर दूसरे पे डाल दो, उसमें भी नुक्ताचीनी करते रहो, कहां क्या गिरा, कहां उठा। ये सिर्फ एक मेरे सरकार और मेरे देश और मेरी आर्मी का काम है। आपका क्या काम है? आप सिर्फ मेरे अंदर डिफेक्ट निकालेंगे। मैं आपसे चैलेंज कर पूछा हूं, कोई एक मूल्य बताइए जिसको हमने फॉलो नहीं किया है, जो हमारे देश का मूल्य रहा है। आपको अभी एससीओ में शायद शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी थी, वहां पर एक रेजोल्यूशन बाकी देशों ने निकाला जिसमें निंदा की गई थी इजराइल की। भारत ने उस पर साइन नहीं किया। ठीक है, ऐसे यूएन में भी सीज फायर को लेकर वोट हुआ कि उसको, उस पर भी भारत ने मैं साइन करता हूं 1 सेकेंड। उसमें डालिए कि हमास ने क्या किया। ये बढ़िया, सेलेक्टिवली आप मेरे से पूछ लें कि इजराइल ने क्या किया। 40,000 मार दिए। भाई साहब 40,000, आप 10 साल से चुपचाप बैठे हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए आधे से ज्यादा पैलेस्टाइन इजराइल के पैसों पे चलता है। पूरा पानी वहां से आ रहा है, आज भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। पूरा फ्यूल वहां से आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट जो 10,000 थी वो 20,000 करी गई थी। आपने क्या बहुत अच्छा काम किया मूल्यों के तौर पर कि आप वहां जहां पर आपकी रोटी रोजी थी उसको लेकर आप इंटेलिजेंस गैदर करते रहे, और एक रात आपने, अरे सर इससे ज्यादा क्या बर्बरता होगी कि एक डेड बॉडी को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कर्नल साहब इज 120% राइट। बस सिर्फ एक हमने गलती की है फॉरेन पॉलिसी में, वो गलती ये है कि हमने कोई गलती नहीं की है। अरे मैं तो कल फिर वही आदमी, पता नहीं ये आदमी आज इतना क्यों छाया हुआ है हमारे प्रोग्राम में, वही ख्वाजा आसिफ, इसका एक और वीडियो देखा मैंने, वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। उसमें वो ये कह रहे थे किसी इंटरव्यूअर को कि आप देखिए ना, इंडिया के कौन से अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते हैं? पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब, चाइना के साथ रिश्ते खराब, बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब। तो ये आपको बताता है भारत क्या, उसके पड़ोसी, उसके रिश्ते किसके साथ अच्छे हैं? सर, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। आंकड़ों पर बात करिए। तेरी उतनी औकात ही नहीं है पूरी की पूरी इकोनॉमी की जितना मैं नॉर्मल ट्रेड चाइना के साथ कर रहा हूं। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? उसको नोबेल पीसेस प्राइज दिया जाए ना, अपने देश को पीसेस में कर रहा है। वो कंट्री बताइए जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहा, जो हमारे साथ। अच्छा, एक आखिरी स्टेटमेंट एक पाकिस्तानी सेनेटर का है, वो मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि महिला बड़ी इमोशनल हो गई थी अपने पार्लियामेंट में बोलते बोलते। ईरान को मार पड़ रही है और पाकिस्तान में दहशत मची है। पाकिस्तान की संसद में बजट पर चर्चा चल रही थी, लेकिन वहां बात हो रही है एटम बम की। शहबाज सरकार टेंशन में है, सांसद, मिनिस्टर, सब लोग ये इस डर में जी रहे हैं कि भाई ये ईरान के बाद अगला निशाना हम तो नहीं होंगे। सुनिए। हम इनको बम नहीं बनाने देंगे। आपका क्या ख्याल है कि उनका हमारे बारे में क्या सोच है?
आपका क्या ख्याल है कि इसराइल हमारे बम पे नजर नहीं रखे हुए? इसराइल को हमारी जोहरी ताकत जो है वो कबूल है? हरगिज नहीं। अगर ईरान ये जंग खुदा ना ख्वास्ता हार गया तो वी आर नेक्स्ट। क्या हम तैयार हैं? क्या हम इस हाउस में डिबेट नहीं कर सकते? लिहाजा अब ये जंग आप पे मुसल्लत हो तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं कि हमें यहां से वाज़ेह पैगाम देना चाहिए हमारे पार्लियामेंट से, हमारी हुकूमत से, हमारी फौज से, कि अगर पाकिस्तान वहां वो पूछ रही थी अपनी पार्लियामेंट में कि ईरान जंग हार गया तो अगला टारगेट क्या हम? यहाँ जनरल साहब ने जोर से बोला यस 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 यस। सर इजराइल करेगा ये काम कभी? पाकिस्तान का उसको करने की जरूरत नहीं, हम ही कर देंगे। हम वो अपने आप ही कर लेंगे। नहीं, पर इससे पहले भी अटेम्प्ट तो हुआ था इजराइल से, लेकिन हमने ही मना किया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ऑफ एग्जिस्टिंग एट दैट। बहुत सारी खबरों में बड़ी मजेदार चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, जनरल दत्ता आपका, कमोडोर साहब आपका, करण साहब आपका, बहुत धन्यवाद।